नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो जब हम किसी भी एटम का स्पेक्ट्रम देखते हैं, स्पेक्ट्रम कैसे देखा जाता है, पहले हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं, उससे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी अपर ऑर्बिट पे चले जाएंगे, लेकिन वो वहां पे स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए वो एनर्जी को रिलीज करके वापस से अपनी लोअर ऑर्बिट में आके चक्कर लगाने लग जाते हैं। तो जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो वो लाइट या रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो वो जो लाइट या रेडिएशन वो एमिट कर रहे हैं उसको हम एक स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो वो जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, मतलब उसमें कुछ कलर्ड लाइन आपको दिखाई देंगे उसमें। ठीक है, तो हमको ये पता लगाना है कि कौन कौन से कलर की लाइनें या कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइनें हमको दिखाई देंगी उस पैटर्न के अंदर, वो आपको देखना है। तो उसके लिए हम कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। हमको ये पता है कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है तो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। मान लो कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इस लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, और इस ऑर्बिट में उसकी जो टोटल एनर्जी है वो मान लो E1 है। फिर मान लो उसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन किसी अपर ऑर्बिट में चला गया, यहाँ पे इस ऑर्बिट में उसकी टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की E2। तो E1 का मतलब क्या है, लोअर ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले चक्कर लगा रहा था उसमें उसकी टोटल एनर्जी, और जब एनर्जी मिली उसको तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो किसी अपर ऑर्बिट में चला गया, उस अपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो है E2। अब ये यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि जिस स्टेशनरी ऑर्बिट का ये इलेक्ट्रॉन है ये उसी में स्टेबल रहता है। तो एक बार तो ये चला जाएगा एनर्जी मिलने पे किसी अपर ऑर्बिट में, लेकिन उस एनर्जी को तुरंत रिलीज करके ये वापस से अपनी लोअर ऑर्बिट में आके चक्कर लगाने लग जाएगा। तो ये वाली एक्टिविटी होगी यहाँ पे। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम E इक्वल टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बराबर होती है हमेशा इन दोनों ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के डिफरेंस के। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन, एच न्यू बराबर होगा E2 माइनस E1। अपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है उसमें से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये जो डिफरेंस निकल के आएगा ये किसके बराबर होगा, उस एनर्जी के बराबर होगा जो रिलीज होगी किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब किसी भी ऑर्बिट पे जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या आया था फॉर्मूला, E इक्वल टू, देखो ये पीछे लिखा हुआ है, E इक्वल टू क्या था, ये टोटल एनर्जी को मैं E लिख रहा हूं, E इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस, नेगेटिव में आएगी एनर्जी, 2k² Z²E⁴m π² तो लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, माइनस 2π²m k² Z² डिवाइडेड बाई n²h²। ये अपने पास में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब ये जो टोटल एनर्जी है ये जैसे मैं लोअर ऑर्बिट में कैलकुलेट करूं, इलेक्ट्रॉन की जो लोअर ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कैलकुलेट की जाए, तो ये लोअर ऑर्बिट का नंबर जो भी होगा, है ना, मैं यहाँ पे इसको मैं n1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लोअर ऑर्बिट जो भी है, फर्स्ट ऑर्बिट भी हो सकती है, और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पहले से चक्कर लगा रहा हो, उसे थर्ड ऑर्बिट में गया होगा तो लोअर ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट हो जाएगी फिर, तो उस तरीके से आपको पुट करना है। मैं n1 का सिंबल यूज कर रहा हूँ लोअर ऑर्बिट के लिए। तो लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको n की जगह n1 लिखना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो माइनस 2π²m k² Z² डिवाइडेड बाई n1²h²। और इसी तरीके से जो अपर ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है उसको लिखेंगे E2 इक्वल टू माइनस 2π²m k² Z² डिवाइडेड बाई क्या करना है, n2² ठीक है, n2 मतलब अपर ऑर्बिट का नंबर, n1 मतलब लोअर ऑर्बिट का नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, और n2 का मतलब क्या है, अपर ऑर्बिट का नंबर जो कुछ भी हो सकता है, उससे ऊपर वाली कोई भी ऑर्बिट हो सकती है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये E1 और E2 की वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। एच नो इक्वल टू आएगा E2 मतलब, अब देखो इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो जो चीजें कॉमन आ रही है उनको अलग कर लेते हैं एक बार, माइनस 2π²m k² Z² डिवाइडेड बाई h², ये तो कॉमन आ गया, और E2 में से E1 माइनस करना है, इसमें से ये माइनस होगा, तो E2 माइनस E1 कर रहे हैं तो ये बनेगा 1/n2² माइनस 1/n1²। ये माइनस हम अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये उल्टा लिख देंगे, फिर इसको ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा
एच न्यू इक्वल टू, ये क्या बनेगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, और ये माइनस सिंबल अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये जो न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो यहाँ पे एमिट हुए हैं, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो अगर इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख दें एच सी बाई लैम्डा, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ये आएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा कुछ बना। 1/लैम्डा को एक साइड में रखेंगे, बाकी सब इधर ले आते हैं, तो 1/लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, ये h तो अपॉन में चला जाएगा तो ये एच क्यूब बन जाएगा, और c भी अपॉन में आ जाएगा तो ये आएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा बताओ एच क्यूब इंटू सी, और ये आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। अब एक चीज बताओ, क्या ये सारी वैल्यूज यहाँ पे कांस्टेंट है? ध्यान से देखो 2 पाई स्क्वायर एम के जेड ई एच सी ये सब कांस्टेंट वैल्यूज होती है। इन सब कांस्टेंट्स को हम एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं, और इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके हम लिख देते हैं r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये r क्या है यहाँ पे, ये एक नया कांस्टेंट है, इन सारे कांस्टेंट्स की जगह इसका नाम होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हम याद रखेंगे, क्या है वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, याद रहेगी वैल्यू। अच्छा, ये जो 1/लैम्डा है इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, जिसको मैं न्यू बार के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। ये जो न्यू बार का सिंबल है ये किस चीज को बता रहा है? वेव नंबर को। वेव नंबर मतलब 1/लैम्डा। मतलब क्या होता है इसके वेव नंबर का? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं वेव नंबर। जैसे मान लो कि यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर लेंथ के अंदर कितनी वेव्स आ गई, एक जो वेव है एक कंप्लीट वेव, उसकी जो वेवलेंथ है, जैसे मान लो कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये एक वेव है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ये बोला जाता है लैम्डा। क्या बोला जाता है इसको? यहां से यहां तक के डिस्टेंस को लैम्डा बोला जाता है। तो अगर मैं 1 मीटर लेंथ लेता हूं, 1 मीटर लेंथ लेता हूं, तो उसमें इस साइज की कितनी वेव्स आ जाएंगी, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, उसको बोला जाता है वेव नंबर। समझ में आया क्या? यूनिट लेंथ के अंदर यानी कि 1 मीटर लेंथ के अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, जैसे अगर मान लो 1 मीटर लेंथ के अंदर 50 वेव आ गई ऐसे छोटी छोटी, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वेव नंबर कितना है? 50। तो वेव नंबर का मतलब यही है कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ कितनी आ रही है ना, वो उसी को वेव नंबर बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? 1/लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। अगर लैम्डा चाहिए यानी कि जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं इनकी वेवलेंथ कितनी है, तो 1/लैम्डा आएगा पहले इस फॉर्मूले से सॉल्व करने पे, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। और अगर लैम्डा अपने पास आ गया तो आप इजीली बता सकते हो कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में तो रिलेशन हमको पता ही है, न्यू इक्वल टू क्या होता है? c/लैम्डा। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो इससे हम जो फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज करेंगे ये बताने के लिए कि जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है, जब भी हम किसी भी एटम को एनर्जी देके एक्साइट करते हैं तो वो अलग अलग कलर की या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करता है, तो वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं या जो वेवलेंथ आपको मिल रही है वो कितनी होंगी, तो उसको इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। n1 और n2 की वैल्यूज पुट कर करके ये देखा जाएगा कि कौन सी ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन गया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। काफी आसान है वो। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया तो कितनी वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट करेगा, तो n1 की वैल्यू 1 ले लो, n2 की वैल्यू 3 ले लो, सॉल्व कर लो इसको। ऐसा करना है।
इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट लेवल। सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल मतलब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कितनी एनर्जी का फोटोन वो एमिट करेगा, वो एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है और फिर उसका रेशियो पता करना है किसके साथ में, सेकंड दिया इसने, द हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल का मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट। न्यूक्लियस से हाईएस्ट वो कितना दूर हो सकता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो सकता है ना, और उससे फिर किस में आ रहा है वो फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल में, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, पहले केस में जो एनर्जी रिलीज होगी और दूसरे केस में जो एनर्जी रिलीज होंगी, उनका रेशियो आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट लेवल, एंड सेकंड है द हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट परमिटेड लेवल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट केस है उसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। अब किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है nth ऑर्बिट के लिए -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर हाइड्रोजन एटम जो Z की वैल्यू है वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो जो जैसे En इक्वल टू हम लिख सकते हैं -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया फॉर्मूले को। अब पहला जो ट्रांजिशन है वो कौन सा हो रहा है, पहले केस में बताओ, सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट लेवल, यानी सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, जो फोटोन एनर्जी रिलीज करेगा उसको मैं डेल्टा ई मान लेते हैं, तो वो बराबर होगी E2 माइनस E1 के। जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमेशा उन दोनों ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होती है। यहाँ पे अपर ऑर्बिट कौन सी है, सेकंड ऑर्बिट। E2 का मतलब है अपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या लेनी है, 2 लेनी है, तो आंसर आएगा -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस, और लोअर ऑर्बिट कौन सी है, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n कितना लेना है, 1 लेना है, तो एनर्जी कितनी आएगी -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 3.4, ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, सॉल्व करोगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले केस में इतनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। ठीक है, सेकंड केस में कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट हो रहा होगा तो उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको डेल्टा ई, इसको मैं डैश बोल देता हूँ, डेल्टा ई डैश, ये कैलकुलेट करना है। इसमें हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल कौन सा है भाई, हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं ना, जिससे ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल का मतलब है इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट। इनफाइनाइट नंबर की अगर ऑर्बिट की बात करोगे तो एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये आंसर आएगा 0, यानी कि इनफाइनाइट नंबर की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है, 0, है ना, नेगेटिव नहीं होती, 0 होती है। तो इसको मैं 0 लिख देता हूँ। E2 है ना, ये है हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो कितनी होगी, 0, माइनस क्या करना है इसमें से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। लोअर ऑर्बिट कौन सी है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें एनर्जी कितनी होती है -13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर यानी कि -13.6 ही आएगा। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये आया समझ में। तो दोनों ऑर्बिट से मतलब दोनों केस में आपको जो फोटोन मिल रहे हैं उनकी एनर्जी अपने पास आ चुकी है। फर्स्ट केस में जो एनर्जी मिलेगी फोटोन की होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड केस में जो एनर्जी मिलेगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब आपको पूछा क्या है, इन दोनों फोटोन की एनर्जी का रेशो पूछा जा रहा है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ई डैश, यानी कि आएगा 10.2 डिवाइडेड बाई 13.6। अब देख लो ये कितना आ रहा है, यही अपना आंसर है। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा ये 3/4 आएगा सॉल्व करने पे। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। मतलब जो पहला ट्रांजिशन है जो कि है सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, और दूसरा ट्रांजिशन है इनफाइनाइट नंबर के ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इन दोनों ट्रांजिशन में जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं उनकी एनर्जी का रेशियो कितना आ रहा है, 3/4 के बराबर आ रहा है सॉल्व करने पे। ठीक है, आया समझ में।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है किसी भी एटम का, जिसमें हम कुछ कलर्ड लाइन स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था, किसने एक्सप्लेन किया था? बोर ने एक्सप्लेन किया था। पहली बात तो ये जो स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं वो हम देखते कैसे हैं, किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम हम देखते कैसे हैं, उसके बाद में हम ये डायग्राम बना के उसको और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम देखने का तरीका देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस एलिमेंट का हमको स्पेक्ट्रम देखना होता है उसको वेपर कंडीशन में हम एक ग्लास की ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे। तो ये जो ग्लास की ट्यूब है इसके अंदर उस एलिमेंट की वेपर फिल कर रखी है जिसका स्पेक्ट्रम आपको देखना होगा। ये जो ग्लास की ट्यूब है इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट मतलब ऐसा एक वायर होगा जिसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो वो गर्म होके हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो हीट एनर्जी किसको मिलेगी? यहाँ पे जो एलिमेंट है जिसका स्पेक्ट्रम हमको देखना है इसके एटम्स को एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पे हम एक हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करेंगे इस हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस, जो कि इस ट्यूब के अंदर से पास हो रहा है, और जैसे हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो किसको मिल रही होगी? इस वेपर को मिल रही होगी। ठीक है। फिर सामने ये कार्डबोर्ड लगा रखा है जिसके ऊपर एक स्लिट बनाई हुई है, एक कट लगाया हुआ है, और उसको हम बोलते हैं स्लिट। इसमें से लाइट बाहर निकलेगी। एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही हम इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा, हीट की फॉर्म में एनर्जी देगा इस वेपर को। वेपर के जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो अपर ऑर्बिट्स में चले जाएंगे, फिर वो वहां पे स्टेबल नहीं होते, इसलिए उस एनर्जी को लाइट या रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करके वापस से अपनी लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो जब वो लाइट या रेडिएशन की फॉर्म में उस एनर्जी को एमिट कर रहे होते हैं तो ये जो ट्यूब है ये एक बल्ब की तरह चमकती है। फिर ये ट्यूब है ना, ये बल्ब की तरह चमकेगी। अब उस लाइट को या उस रेडिएशन को आपको देखना है कि वो कौन कौन से कलर की लाइट उसमें मिक्स है, एक तरह से कौन कौन सी कलर की लाइट उसमें होगी। तो इसके लिए कार्डबोर्ड लगा दिया जिसपे एक स्लिट बना दी, फिर सामने एक प्रिज्म रखते हैं। ये जो प्रिज्म है इसके ऊपर ये लाइट डाली जाएगी, और प्रिज्म की आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसके ऊपर व्हाइट लाइट डाली जाती है या दो तीन कलर की लाइट अगर मिक्स होती है, वो लाइट अगर हम प्रिज्म के ऊपर डालेंगे तो ये उसको अलग अलग कलर में सेपरेट कर देगा। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये जो प्रिज्म है इसको यूज करके हम क्या करेंगे, जो भी लाइट इसके ऊपर गिर रही होगी उसको अलग अलग कलर में सेपरेट कर लेंगे। ये सेपरेट कर देगा अपने आप ही, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन कौन सी लाइनें या कौन कौन से कलर की लाइनें हमको स्पेक्ट्रम के अंदर दिखाई दे रही है। ये स्क्रीन के ऊपर ऐसा पैटर्न बनेगा, इसी का नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है। अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं अर्थ के ऊपर, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका स्पेक्ट्रम अलग अलग आएगा। जैसे अर्थ के ऊपर जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से ये एक तरह से जो स्पेक्ट्रम होता है ये अलग अलग एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट ही होता है, जिसको देख के आप बता सकते हो कि ये कौन सा एलिमेंट होगा, क्योंकि ये यूनिक होता है। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये स्पेक्ट्रम हमेशा अलग अलग टाइप का बनेगा। अलग अलग कलर की लाइनें दिखेंगी, उनके बीच का स्पेस अलग अलग होगा, इस तरीके से अलग अलग पैटर्न बन रहा होगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि जितने भी अर्थ के ऊपर एलिमेंट है सबका हमने स्पेक्ट्रम लिया हुआ है। तो अगर कोई भी अननोन एलिमेंट आपके पास आता है तो उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, फिर देखेंगे कि ये किससे मैच कर रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। इस तरीके से पता लगाते हैं। तो ये तो स्पेक्ट्रम लेने का तरीका है। ठीक है। अब जो स्पेक्ट्रम में आपको ये लाइनें दिखाई दे रही हैं, इनकी वेवलेंथ क्या होगी या कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की हमको लाइनें दिखाई देंगी, वो कैसे डिसाइड होगा, और वो कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में होती है, मतलब कौन से टाइप की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे या रेडिएशन होंगे, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे उस वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे जो रेडिएशन में हमको मिल रही होगी, है ना। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, फिर उसको एनर्जी मिली तो वो किसी दूसरी तीसरी और कोई भी ऑर्बिट में चला गया ऊपर वाली में, फिर वो वहां पे स्टेबल नहीं है तो वो एनर्जी को रिलीज करके वापस से अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा उसकी जो वेवलेंथ है उसको हम चेक करेंगे कि वो कौन से रीजन में आ रही है। फिर हो सकता है कि किसी एलिमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा हो, उसको एनर्जी मिली तो वो किसी थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, फिर वो वापस लौट के आ रहा है तो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको
स्पेक्ट्रम मिलेंगे, है ना, अलग अलग आपको ट्रांजिशन मिलेंगे। ट्रांजिशन मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। तो इन ट्रांजिशन की वजह से आपको अलग अलग कलर की लाइनें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। तो हमको ये पता लगाना है कि कौन कौन से कलर की हमको लाइनें दिखाई देंगी या कौन कौन से स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई आप करोगे। मान लो कि इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था और वो किसी अपर ऑर्बिट में चला गया, फिर वो अपर ऑर्बिट से वापस लौट के आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में। तो उस टाइम पे वो जो लाइट या रेडिएशन एमिट करेगा, उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, उससे जो सीरीज बनेगी, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये कुछ साइंटिस्ट लोगों के नाम हैं, उससे अलग अलग सीरीज का हम नाम रखेंगे। जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से, कोई भी ऊपर वाली ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, जैसे मान लो कि ये कुछ ऑर्बिट्स यहाँ पे दिखा रखी हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट है, ये सेकंड नंबर की ऑर्बिट हो गई, ये थर्ड नंबर की ऑर्बिट है, ये फोर्थ नंबर की ऑर्बिट है, और ये फिफ्थ नंबर की ऑर्बिट हो गई, ये सिक्स्थ नंबर की ऑर्बिट, और ये सेवंथ नंबर की ऑर्बिट है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से कौन सी ऑर्बिट में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, इसमें जो लाइट या रेडिएशन हमको मिलेंगे, जो एनर्जी मिलेगी, मतलब जो एमिट हो रही होगी, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, है ना। उसका नाम रखा जाता है कि अगर ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है जिसमें n1 की वैल्यू तक क्या होगी, कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं हम, लाइमन सीरीज की, लाइमन सीरीज। तो इसमें n1 की वैल्यू क्या होगी 1, और n2 क्या होगा, n2 कोई भी अपर ऑर्बिट हो सकती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो किसी भी अपर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इस ट्रांजिशन की वजह से जो आपको सीरीज मिलती है, जो वेवलेंथ अपन को मिलती है, उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। कौन से रीजन में होती है ये भी याद रखना है, अल्ट्रा वायलेट रीजन, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट आपको मिलेगी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपको मिलेंगे, ठीक है, इस वाले ट्रांजिशन की वजह से। तो इसका नाम हमने रख दिया लाइमन सीरीज, ठीक है। फिर हो सकता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा हो, एनर्जी मिलने से सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर वाली ऑर्बिट में चला गया, अब वो लौट के वापस आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा सेकंड ऑर्बिट के अंदर, कौन सी ऑर्बिट में आना चाहिए, सेकंड ऑर्बिट में, तो अब जो रेडिएशंस मिलेंगे आपको, उस सीरीज का नाम रखा जाएगा बामर सीरीज। क्या नाम रखा जाएगा, बामर सीरीज नाम रखा जाएगा। और ये जो बामर सीरीज है, इसके लिए n1 कितना होना चाहिए, बामर सीरीज के लिए n1 तो होना चाहिए 2, मतलब जो लोअर ऑर्बिट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और अपर ऑर्बिट तो कोई भी ऊपर वाली ऑर्बिट हो सकती है, यानी n2 की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कोई भी एक ऑर्बिट होगी जिससे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आएगा। ये वाली जो रेडिएशन आपको मिलती है, ये विजिबल लाइट होती है, विजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, जैसे आप इस अलग अलग कलर की लाइट को यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये बामर सीरीज है। बाकी जो सीरीज होती है ना, बाकी जो वेवलेंथ होती है या रेडिएशन होती है, उनको हम देख नहीं पाते, सिर्फ बामर सीरीज को हम देख पाते हैं। तो ये होती है विजिबल लाइट, ठीक है। तीसरी जो सीरीज है वो आपको तब मिलेगी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा होगा, वापस आ रहा होगा, है ना। कौन सी ऑर्बिट में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में आना चाहिए, किसी भी अपर ऑर्बिट से आ रहा हो थर्ड ऑर्बिट में। तो उससे जो सीरीज आपको मिलेगी, जो रेडिएशंस आपको मिलेंगे, उसका नाम रखा जाएगा पाश्चन सीरीज। क्या बोलेंगे उसको, पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज के लिए क्या करना है, जो n1 है वो क्या होना चाहिए, इसके लिए 3 होना चाहिए, और n2 क्या होना चाहिए बताओ, 4, 5, 6। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करके वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट करेंगे। जैसे n1 की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, n2 की वैल्यू 4, 5, 6, जो भी जिस भी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, वो n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता ही है, तो इससे सॉल्व करके पता लगा लेंगे। तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, ये आगे वाली जो सीरीज होंगी, आगे हम 3 सीरीज और पढ़ेंगे, पाश्चन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, और फिर पी फंड सीरीज। ये तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में होती है। कौन से रीजन में होती है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं एक तरह से, जिनको हीट वेव्स भी बोलते हैं। इंफ्रारेड वेव्स का ही दूसरा नाम क्या है, हीट वेव्स, ठीक है, समझ में आया ये भी। इसके बाद में जो सीरीज आपको मिलेगी वो मिलेगी ब्रैकेट सीरीज, और वो कब मिलेगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा हो।
अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा होगा तो इस ट्रांजिशन की वजह से जो आपको सीरीज मिलेगी वो होगी ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ये जो ब्रैकेट सीरीज है इसके लिए N1 कितना होना चाहिए, इसके लिए N1 होना चाहिए 4 और N2 क्या होना चाहिए, N2 इससे ऊपर वाले कोई भी ऑर्बिट का नंबर हो सकता है, जैसे 5 हो गया, 6, 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से होना चाहिए। और ये भी इंफ्रारेड रीजन में आपको मिलेगी। आगे वाली ये तीनों सीरीज है ना, कौन कौन सी, पास्चन, ब्रैकेट और आगे एक और सीरीज आएगी, वो तीनों इंफ्रारेड रीजन में होंगी, इंफ्रारेड वेव्स होंगी। ठीक है, और सबसे लास्ट में है फिर पी फंड सीरीज बोलते हैं उसको, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी अपर ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप कर रहा होगा इस तरीके से, तो इससे मिलेगी पी फंड सीरीज। ये साइंटिस्ट लोगों के नाम है। ठीक है, तो पी फंड सीरीज कब मिलेगी आपको बताओ, जब N1 क्या हो, N1 होना चाहिए 5, N2 क्या होना चाहिए 6, 7, 8, ऐसा कुछ भी अपर ऑर्बिट का नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, पी फंड सीरीज मिलेगी। और ये भी कौन से रीजन में होगी, इंफ्रारेड रीजन में होगी। ठीक है, तो पहली जो सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, सेकंड जो सीरीज है वो विजिबल लाइट होती है, विजिबल रीजन में होती है, जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। बाकी जो सीरीज है उनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से देखेंगे, बाकी आंखों से हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है या फिर इंफ्रारेड वेव्स है ये आंखों से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सिर्फ बामर सीरीज को हम देख सकते हैं। तो इसमें छोटा क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उनमें से कौन सी वाली सीरीज को हम देख पाते हैं, सिर्फ बामर सीरीज को देख पाएंगे क्योंकि वो विजिबल लाइट होगी, विजिबल रीजन में होगी। और बाकी ये जो पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज है ये कौन से रीजन में होती है, ये इंफ्रारेड रीजन में होंगी, जिनको हीट वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बोर है उसके मॉडल को यूज करते हुए आप जो स्पेक्ट्रल सीरीज आपको मिलती है हाइड्रोजन एटम के लिए उनको एक्सप्लेन करो, तो आपको ये पूरा डिटेल में लिखना है। ये स्पेक्ट्रम कैसे लेते हैं ये तो आपको बताना जरूरी नहीं है, ये तो आपको बस मैंने समझाने के लिए बनाया डायग्राम। आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है और अलग अलग जो सीरीज है और उसको इसमें ड्रॉ करके बताना है। साथ में अलग अलग सीरीज के लिए N1 कितना होना चाहिए, N2 कितना होना चाहिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इतना आप बता दोगे। और साथ में कौन कौन से रीजन में ये सीरीज मिलेंगी वो भी आपको लिखना है। पहली सीरीज लाइमन सीरीज मिलेगी अल्ट्रावायलेट रीजन में, सेकेंड सीरीज मिलेगी विजिबल लाइट या विजिबल रीजन में, और बाकी की 3 सीरीज मिलेंगी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। ठीक है, समझ में आया क्या? देख लो, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो बता दो।